नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार की, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने शराब से हुई मौतों को लेकर असंवेदनशील बयान दिया है। इसके बाद श्रद्धा मर्डर केस की करेंगे, जहां पर नए अपडेट से भी आपको रूबरू कराएंगे। बात होगी अंकिता केस की भी, जिसमें एसआईटी हफ्ते भर में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इसके अलावा बात मुख्तार अंसारी की होगी, जिसकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और मुश्किलात से चट्टा सा पहाड़ हो गई हैं। आखिर में बात होगी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। बिहार की छपरा में जहरीली शराब से करीबन 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम साहब कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। पहले तो सदन में विपक्ष ने इसको लेकर जमकर सरकार से सवाल पूछा, हंगामा किया और नीतीश कुमार इस पर भड़क गए और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये क्या हो गया। शराब ने तकरीबन 40 लोगों की जान ले ली। सुशासन बाबू का असंवेदनशील बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में कल जमकर हंगामा हुआ और आज राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और इसी के चलते 3 बार के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सुशासन बाबू का यह असंवेदनशील बयान सामने आया है। तो शराब ने 39 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। बिहार के छपरा की यह घटना है और उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से एक बयान दिया जाता है आज और वो कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। जाहिर तौर से इस बयान से कितनी असंवेदनशीलता दिखती है नीतीश कुमार की। हालांकि बिहार में शराबबंदी लागू है और इसके चलते कच्ची शराब लोग बना बना कर पीते हैं जंगलों में, खेतों में, और इसको लेकर छपरा में 38 से ज्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। रजनी का रुख कर लेते हैं, पटना से हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, कितनी असंवेदनशीलता नीतीश कुमार की। मैं तो कहूंगा रजनी कि ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार कर देना है नीतीश कुमार का ये बयान, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। बिल्कुल, देखिए सिर्फ यही बयान नहीं मर्यादा को क्रॉस करती है, बल्कि ये भी बता दो कि जिस तरह से तल्खी में आकर मुख्यमंत्री ने तमाम जो विधायक इस शराबबंदी कानून का के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें भी कल बड़े तल्ख लहजे में कह दिया कि सबको देख लूंगा। और इस बात को लेकर भी खासा आक्रोश व्याप्त था तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उनमें। और सबसे अहम बात ये बता दूं कि अभी अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें यह है कि जो जहरीली शराब कांड हुआ है उसमें एक महिला जो इस शराब को बना रही थी, उस महिला ने पहले उस शराब को चखा और चखने के साथ ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका दाह संस्कार करके जब उसके पति और उसके पति के दोस्त वापस आए, फिर उन्होंने उस शराब को पिया और वो भी मर गए। तो ऐसे करके लगातार लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। तो अब ये पता करने वाली बात है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है सरकार की, प्रशासन की, कि ऐसे शराब खुलेआम बनते हैं और उसका शराब को पीकर पूरा का पूरा एक कुनबा ऐसे मौत के आगोश में समा जाता है।
30 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ये मौत कोई कम मौत नहीं है, एक असामयिक मौत इस तरह की घटना घटती है और उसमें इस तरह की तलखी अगर राज्य के मुखिया अगर इस तरह की तलखी देते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, वाकई चिंतनीय विषय है कि अगर मुख्यमंत्री की ये सोचे कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, यानी ये पूरी तरह से इस बात को इंगित करता है कि उनकी पूरी कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है। उनकी कानून व्यवस्था जो है वो अब पूरी तरह से वो व्याप्त नहीं कर पा रहे और इस वजह से अब वो पूरा का पूरा दोष का ठीकरा उन लोगों पे मर रहा है जिनकी मौतें हुई हैं, बल्कि इस बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में ऐसी शराब की बिक्री हो कैसे रही है, प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से शराब बिक रही है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री को खुद ही सवालों को कटघरे में खड़े करते हैं। लेकिन रजनी, लगता क्या है, शराबबंदी को क्या बिहार में सरकार सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो पाया, लोगों को जागरूक नहीं किया गया? और इसके साथ साथ प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि जब आपको पहले से इस तरह की सूचना नहीं रहती तो फिर आप इस कार्रवाइयों को अंजाम क्यों नहीं देते? जहां जहां कच्ची शराब के ठिकाने, जहां जहां कच्ची शराब बनती है, उन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है बिहार में शराबबंदी का। 2016 के अप्रैल महीने में बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था और उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई ऐसे सरकारी मद को भी खर्च किया गया था, कई ऐसे स्टेप उठाए गए थे, लोगों के बीच में किस तरह से जागृति फैले इसको लेकर मानव श्रृंखलाएं तक बनाई गई थी, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की बात हो रही थी। तो ऐसे कई प्रयास किए गए, सरकारी मद की बात हो या फिर सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी चेतना की बात हो, तो तमाम जो इख्तियार किए गए थे, जो तरीके इख्तियार किए गए थे, वो तमाम तरीके मुख्यमंत्री के इस दावे को फेल करती साबित हो रही है। क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे जब जब ऐसी मौतें होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद आनन फानन में उन इलाकों में, स्लम्स के एरिया में छापे पड़ते हैं, वहां पे खुदाई चलती है और खुदाई करने के बाद इस तरह से जुड़े लोगों को पकड़े जाते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा सिंडिकेट कौन चला रहा है, उस सिंडिकेट के पीछे कौन है, ये कभी नहीं पकड़ा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शराब के सप्लायर जरूर पकड़े जाते हैं, लेकिन वो शराब आ कहां से रही है, बड़ी बड़ी खेपें कहां से आ रही है, ये नहीं जाहिर होता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी की जो तमाम विधायक हैं उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग करी है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि आखिर व्हाइट कॉलर कौन से लोग शामिल हैं कि इतनी प्रशासन की शक्ति के बावजूद भी तमाम लोग बच के निकल जा रहे हैं और ऐसे करीब बेमौत मारे जा रहे हैं। शिवम, बहुत शुक्रिया रजनी, आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल जो हड्डियां पुलिस को जांच के दौरान मिली थी, उनका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से हड्डियों को बरामद किया था। सैंपल को CFSL लैब भेजा गया था और इन हड्डियों के बारे में आरोपी आफ्ताब ने ही पुलिस को बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। आफ्ताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अहम रोल अदा कर सकती है। तो श्रद्धा मर्डर केस में जो श्रद्धा की हड्डियों के अवशेष मिले थे, जो शरीर के अवशेष मिले थे महरौली के जंगलों में, उसका डीएनए टेस्ट श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। CFSL की लैब में इसका डीएनए का मिलान हुआ और एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, एक मुख्य भूमिका इसमें बन सकती है श्रद्धा की हत्यारे आफ्ताब को सजा दिलाने में। और जो डीएनए जो है वो अब मैच हो गया है। कोर्ट डीएनए में पुलिस डीएनए को कोर्ट में अब पेश करेगी और अब हो सकता है कि जल्द से जल्द आरोपी आफ्ताब को सजा मिले। नितिन का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से जुड़ गए हमारे सहयोगी। नितिन, क्या अपडेट है? फिलहाल CFSL ने कह दिया है कि जो डीएनए था वो मैच हो गया है श्रद्धा के पिता से। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस को जो है काफ़ी हाईलाइट हो गया था, उसी को देखते हुए आज श्रद्धा के पिता का जो है डीएनए टेस्ट हुआ था। डीएनए टेस्ट की जो FSL रिपोर्ट आई थी, FSL रिपोर्ट में जो है उसका जो बॉडी के पार्ट्स थे वो दोनों मैच हो गए, मिलान हो गया। तो उसको जो FSL रिपोर्ट आई है उसे जो है दिल्ली पुलिस जो है कोर्ट में पेश करेगी। जिस तरीके से जो 35 टुकड़े जो है यहाँ पर किए थे श्रद्धा के, तो उसके जो हत्यारा है आफ्ताब, तो उसे जो है पूरी तरीके से उससे पूछताछ कर रही थी पुलिस। पहले कोर्ट में भी पेश कर रही थी। कोर्ट में पेश करने के बाद ही जब उसने जो है पूरे गुनाह कबूल कर लिया था, उसने
अपने वकील के सामने कहा था कि आफ्ताब ने जो हत्या है श्रद्धा की करी थी, लेकिन उसके बाद में सबसे पहले जो है उसमें जो डायरी नोट था वो डायरी नोट मिला था। डायरी नोट में जो है आफ्ताब ने जो है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए थे, बॉडी के जो पार्ट्स कौन कौन से जंगल में डाले होते, महरौली के जंगल में डाले थे, वहीं गुरुग्राम वाला जो जंगल है उस जंगल के अंदर जो है आफ्ताब ने जो है श्रद्धा के जो पार्ट्स है, बॉडी के जो पार्ट्स है वो उसमें डाले थे। लेकिन जिस तरीके से आज पिता का डीएनए टेस्ट हुआ था, एफएसएल जो रिपोर्ट आई है उसमें जो कोर्ट में पेश होगा था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जो दिल्ली पुलिस काफ़ी दिनों से जो है आफ्ताब को लेके इधर उधर भटक रही थी, लेकिन अब आफ्ताब की जो मेन चीज़ है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से कामयाब हासिल हो गई। जिस तरीके से जो काफ़ी रिपोर्ट्स के बाद और डीएनए टेस्ट होने के बाद की जो पिता से जो है बॉडियों के जो मैच कराया गया, वो बॉडियों का जो मैच है वो बिल्कुल जो है सैंपल पाया गया था, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही उस तरीके का अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो है आफ्ताब को जो है किस तरीके यहाँ पर जो है कोर्ट कौन सी सज़ा सुनाता है, कौन सी उसे जो सज़ा मिलेगी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश भी नजर आ रहा है। अब इसकी आफ्ताब की पेशी कब होनी है नितिन कोर्ट में, और इसके साथ साथ ये जो डीएनए सैंपल मैच हो गया है श्रद्धा की हड्डियों का उनके पिता से, तो ये कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है कोर्ट में आफ्ताब को सजा दिलाने में? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज डीएनए टेस्ट हुआ है, एफएसएल रिपोर्ट आई है, उसमें जो बॉडी के जो पार्ट्स थे जो उसमें मैच हुआ है, जो मिलान हुआ, उसमें एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही जो पता चला कि जो श्रद्धा के पिता थे उनका एफएसएल रिपोर्ट में जो है श्रद्धा के बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मैच हो गए। तो अब जल्दी से जल्दी जो आफ्ताब है उसे सज़ा मिलेगी। सज़ा जिस तरीके से काफ़ी दिनों से आफ्ताब जो है इधर से लोगों को बहकाने कार्य कर रहा था, दिल्ली पुलिस को इधर से उधर घुमाने का जो कार्य है काफ़ी दिनों से कर रहा था कि कहा जिस तरीके से पूछ रही थी दिल्ली पुलिस की, जहाँ जहाँ उसने बॉडियों के पार्ट्स डाले, पहले जो डायरी में जो नोट्स लिखते थे, उस डायरी में जो उसने नोट्स बनाए हुए थे उस बॉडी के पार्टों को बारे में बताया हुआ था कि कहाँ पहला पार्ट्स उसने डाला है। साथ ही आफ्ताब उसने की अगली तारीख कब है नितिन, और क्या ये सबूत पर्याप्त हैं पुलिस के पास आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल आप जिस तरीके से आज डीएनए और एफएसएल जो रिपोर्ट्स जो आई है पिता की, डीएनए एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही अब जो है आफ्ताब को देखना होगा कितनी जल्दी सज़ा मिलती है, क्योंकि कोर्ट में जो पेशी हो गया वो 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो पेशी कराई जाएगी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही। जब तक एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट की एफएसएल रिपोर्ट आई है, अब मिलान जो हुआ है श्रद्धा की बॉडी के जो पार्ट्स का जो मिलान हुआ है कि उसके पिता के द्वारा जो कि पिता की बॉडियों से मैच कराया गया है कि आखिरकार श्रद्धा का जो हत्यारा है आफ्ताब को उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। तो उसी को देखते हुए तमाम यहाँ पर लोग भी यही कह रहे हैं कि आखिरकार आफ्ताब को जल्दी से जल्दी सजा हो, क्योंकि जिस तरीके से 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए थे श्रद्धा के, और श्रद्धा ने जिस हथियार से किया उस हथियार के बारे में भी उसने जिक्र किया है कि कहाँ उसने डाला है, कहाँ उसने फेंका, कौन से जंगल में फेंका है, जो पार्ट्स हैं उसको बारे में भी उसने बताया था। मोबाइल फ़ोन के बारे में भी बताया था कि वो मोबाइल फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है। उस मोबाइल फ़ोन की भी दिल्ली पुलिस काफ़ी दिनों से जो तलाश कर रही थी, उसके कपड़ों की भी तलाश कर रही थी। जब उसके कमरे में जाते थे आफ्ताब के कमरे में जो खून के जो निशान रहते थे उसे मिटाने की जो है पूरी तैयारी में लगा रहता था आफ्ताब, लेकिन जो बॉडी से जो महक है तो उसमें जो है कुछ ऐसा परफ्यूम मारता था जिससे जो बॉडी के जो पार्ट्स की जो महक है उसमें से बाहर ना निकले। तो उसको देखते हो फ्रीजर के अंदर वो रखता था, क्योंकि श्रद्धा के एक टुकड़ों को ले जाकर अलग अलग अपडेट्स आप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंकिता भंडारी केस में एसआईटी इस हफ्ते तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी की प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के खिलाफ चार्जशीट लगभग पूरी कर ली गई है। एसआईटी इसी हफ्ते चार्जशीट अदालत में दाखिल कर देगी। सुरक्षा की दृष्टि से तीनों आरोपियों को अलग अलग जिलों में शिफ्ट किया गया है। एसआईटी दाखिल करेगी चार्जशीट अंकिता भंडारी हत्या केस में। इसके साथ ही इसी हफ्ते तीनों आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल होगी। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जो प्रभारी हैं डीआईजी पी रेणुका देवी, उन्होंने कहा है कि तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित के खिलाफ चार्जशीट लगभग पूरी कर ली गई है। एसआईटी इसी हफ्ते चार्जशीट अदालत में दाखिल कर देगी। अभय कैंतुरा जुड़ गए हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी लाइव। एसआईटी तीनों आरोपियों के खिलाफ इसी हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अभय, क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? टिपिकल पुलिस विभाग के सूत्रों पर अगर गौर किया जाए तो अगले 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो एसआईटी की तरफ से जो फाइनल चार्जशीट है वो कोर्ट में यहाँ पर दाखिल करने की बात कही गई है। 48 घंटे के भीतर एसआईटी की तरफ से ये फाइनल चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की जाएगी। जो नार्को टेस्ट किया जाएगा तीनों आरोपियों का,
उनकी जो नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी उसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में एसआईटी की तरफ से बाद में कोर्ट के सम्मुख रखने का काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस मामले पर खुलासा हो सके। जो आरोपियों की जो मंशा रही है इस हत्याकांड की, उस मंशा के स्पष्ट तौर पर पता किया जा सके। साथ ही नार्को टेस्ट तो अभी तक ये कह सकते हैं कि जो 10 दिन की जो समय अवधि आरोपी की तरफ से मांगी गई थी वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। 10 दिन उस पर कह सकते हैं कि अभी 7 दिन का समय और बचा हुआ है, और 7 दिन के समय के दौरान पुलिस की तैयारी जो अभी तक की रही है उसमें यह है कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा और फिर नार्को टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा, यानी परत दर परत जो कड़ियां हैं उन कड़ियों को जोड़ने का काम एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है। लगभग 3 महीने का समय पूरा हो चुका है। 3 महीने के समय में एसआईटी ने हर उस पुख्ता सबूत को यहाँ पर अपने गिरफ्त लेने का काम किया है जो इस हत्याकांड के खुलासे में जो मुख्य सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम में नया ट्विस्ट ये कह सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं पुलकित आर्य, उनके पिता के ऊपर कुकर्म का आरोप जो लगाया गया वो यहाँ पर नया ट्विस्ट आ सकता है। पुलिस उसकी भी जांच यहाँ पर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन दबाव लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार पर यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसमें इस मामले की सच्चाई जानने के लिए आरोपियों को कड़ी सजा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार मांग ये की जा रही है कि सीबीआई से इस पूरे हत्याकांड की यहाँ पर जांच करवाई जाए, ताकि हत्यारों का यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और आने वाले दिनों में एक नजीर यहाँ पर पेश हो सके जो इस तरीके के अपराध यहाँ पर करना चाहते हैं, या ऐसी सोच उनके द्वारा रखी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि एसआईटी भी उस सब चीज़ों पर अपना काम यहाँ पर करी। अभी तक की जाँच की जो चार्जशीट बनी है तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ, उसको अगले 48 घंटे में पेश करने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। तो कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण सप्ताह पुलिस के लिए भी कहा जा सकता है और इस पूरे घटनाक्रम के लिए भी कहा जा सकता है, जिसमें फाइनल चार्जशीट दाखिल होते ही आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में जो मामला है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और फिर ये कह सकते हैं कि जो पूरे घटनाक्रम की जो सच्चाई है वो भी निकल कर सामने आएगी और जो आरोपियों को जो सजा दी जानी है उस पर भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई थी। तो अब तक 3 मामलों में सजा हो चुकी है। मुख्तार और उसके 282 साथियों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई थी। अब तक कुल 126 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही गुंडा एक्ट के तहत कुल 66 कार्रवाई हुई है मुख्तार अंसारी पर। अब तक मुख्तार अंसारी के 5 साथियों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में 289 करोड़ 93,94,000 का ये पूरा मामला है। शोएब रिजवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता शोएब, मुख्तार अंसारी और उसके साथी के जो मुश्किलात हैं वो अब शोएब कम नहीं हो रहे हैं, 10 साल की सजा और हो गई है। शोएब बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से योगी सरकार ने लगातार शिकंजा कसने की कोशिश की थी, अब कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। हमें ये निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इनको 2 और मामलों में सजा हुई है, जिसमें एक में 5 साल की और एक में 7 साल की सजा हुई है। लेकिन गैंगस्टर के इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई है। जो आज तक की कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हुई है उसमें ये एक बड़ी सजा है। 10 साल की सजा इनको गैंगस्टर के मामले में मिली है। तो कह सकते हैं कि अब कानूनी रूप से भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से योगी सरकार ने अलग अलग मामलों में तमाम तरह की कार्रवाइयां की थी, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से आज गाजीपुर की कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि सजा होने के बाद अब उनके राजनीतिक रूप से जो रास्ते हैं वो भी बंद होंगे। साथ ही साथ उनके लिए जो 10 साल की सजा है वो भी एक बड़ा झटका कह सकते हैं। तो ये बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि कानूनी रूप से अब उन्हें घेरने की जो सरकार की कोशिश थी, योगी सरकार की कोशिश थी, वो कामयाब होना शुरू हुई है, क्योंकि अब कोर्ट से भी उन्हें सजा मिली है और ये कोर्ट से उन्हें 10 साल की अब तक की सबसे ज्यादा वाली सजा है, क्योंकि इससे पहले उनको
दो और मामलों में हालांकि कोर्ट से सजा मिली हुई है, लेकिन उसमें 5 साल और 7 साल की सजा है, लेकिन इससे 10 साल की सजा शिवा। यानी कि ये मान लिया जाए कि मुख्तार अंसारी की शोएब मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और आधी से ज्यादा जिंदगी अब जेल में ही कटेगी मुख्तार की। बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि वो लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन अब जिस तरह से आज उन्हें सजा सुनाई गई है, तो अब आने वाले दिनों में कई और मामले हैं जिस पर ट्रायल चल रहा है, उसमें भी कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें भी कोर्ट से निर्णय आएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से उनको सजा हो रही है, अब ये बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बची जिंदगी है उन्हें जेल में ही काटनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको सजाएं हो रही है और आने वाले मामले में और कई मामले हैं जिस पर तेजी से अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो उन पर सजा की जो तलवार है वो और तेजी से लटक रही है। फिलहाल इसकी आज शुरुआत हुई है गाजीपुर में, जहां 10 साल की उन्हें एक गैंगस्टर के एक मामले में, हालांकि इस गैंगस्टर में 5 मामले थे, इसमें 4 मामलों में वो बरी हो गए थे, लेकिन ये जो पांचवा मामला अवधेश राय की हत्या का चल रहा है, वो उसकी अभी भी ट्रायल चल रहा है। उसी मामले में गैंगस्टर के केस में उनको 10 साल की सजा हुई। जी शोएब, जब कोर्ट में पूरा ये प्रकरण चल रहा था आज सजा से पहले, हालांकि कोर्ट ने तय कर रखा था कि 15 दिसंबर को ही इस पूरे मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा, फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन मुख्तार के वकील की ओर से कुछ दलील दी गई मुख्तार के बचाव में, क्या दलील दी गई थी? बिल्कुल, चूंकि पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, सिर्फ सजा सुनाना था, क्योंकि मुख्तार अंसारी इस वक्त ईडी की कस्टडी में और प्रयागराज में ही ईडी के दफ्तर में थे, तो उनके लिए बाकायदा एक स्क्रीन लगाई गई थी। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका वहां पे मौजूद होना चाहिए था फिजिकली, लेकिन चूंकि उनको वहां ले जाने और तमाम सुरक्षा कारणों से उनको लाइव उस वक्त कोर्ट की प्रोसीडिंग उसमें जोड़ा गया था, और उस वक्त वो भी इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। क्योंकि आज जो पूरे मामले में दोनों पक्षों की वकील की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित हुआ था, उस पर सजा सुनाई गई, तो उस वक्त जो उनके वकील है जो भी इस केस को देख रहे थे, उनको जो कोर्ट की कार्रवाई है और जो सजा की प्रक्रिया है उनसे उनको अवगत कराया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनके वकील जरूर मौजूद थे। मुख्तार अंसारी फिलहाल जो ईडी दफ्तर है प्रयागराज, वहां से वो जुड़े हुए थे और इस पूरी प्रक्रिया में वो एक तरह से शामिल थे, और उसके बाद कोर्ट ने उस मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। बहुत शुक्रिया आपका शोएब रिजवी, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूपी के मंत्रियों का विदेश दौरा जारी है और इससे बेल्जियम, UAE, कनाडा, अमेरिका जैसे तमाम देश उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। लॉजिस्टिक, कृषि समेत कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। मंत्री नंदी और मंत्री जितेंद्र प्रसाद के जेमिनी कॉरपोरेशन के साथ 200 करोड़ का MOU उन्होंने साइन किया है। आपको बता दें कि जेमिनी कॉरपोरेशन काशी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की स्थापना करेगा। अखंड प्रताप शाही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। अखंड, 200 करोड़ का MOU तो फिलहाल साइन हो चुका है जेमिनी कॉरपोरेशन के साथ, लेकिन अभी और सारा निवेश आना बाकी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 10 लाख करोड़ $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का सपना योगी आदित्यनाथ ने देखा है, उसको लेकर अब मंत्रियों के विदेश दौरे शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, मंत्रियों के विदेश दौरे हैं, साथ में तमाम अधिकारी भी साथ साथ गए हुए हैं। तो ये एक पूरी कोशिश है, एक कवायद ऐसी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश का जो माहौल है वो सिर्फ और न सिर्फ उसमें इजाफा हो, बल्कि निवेश भी पहले के मुकाबले दोगुना हो। यानी कि पिछले इन्वेस्टर समिट में सिर्फ 5 लाख करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें काफ़ी कामयाबी मिली थी, और इस बार 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है निवेश का। तो जिसमें जेमिनी की तरफ से जो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हो चुका है। इसके अलावा UAE से 20,000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, और UAE में MSME के मिनिस्टर हैं यूपी में राकेश सचान, उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल गया है जो 20,340 करोड़ रुपए के 25 लेटर ऑफ इंटेंट इनको हासिल हो चुका है। यानी इतना निवेश करने के लिए सिर्फ एक जगह से, एक जो UAE से इतना निवेश आने की बात हो रही है। DP वर्ल्ड के प्रतिनिधियों ने जो मुलाकात की है लॉजिस्टिक और दादरी में जो लॉजिस्टिक और कार्गो के लिए जॉइंट वेंचर में निवेश की बात कही गई है। इसके अलावा कानपुर के करीब ही हाईवे और रेलवे कनेक्टिविटी वाली जमीन की जरूरत उन्होंने बताई
कार्रवाई है। तो ऐसे में अगर ये सब कुछ निवेश होता है तो 2000 करोड़ 2000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल लुलु इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स में इसको आमंत्रित भी कर चुका है। तो ये एक बड़ी चीज होगी। कनाडा से निवेश आने की बात हो रही है, जिसमें सतीश महाना और पशुपालन मंत्री धनपाल सिंह गए हुए हैं। वहां से एक बड़े कई प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस जो घराने हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, राउंड टेबल मीटिंग हुई है। तो इस तरीके से तमाम जगहों पे नंद गोपाल नंदी के साथ मीटिंग हुई है। तो अलग अलग जगहों पे जो पहुंच रहे हैं, वित्त मंत्री गए हैं सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला ये अमेरिका गया हुआ है। एक अमेरिका में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट से पहले एक रोड शो करेगी यूपी सरकार, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जाएंगे। ज्यादातर जगहों पे जहां लोग जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का एक दौरा हो, वहां पे जो भारतीय हैं, वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से एक मुलाकात हो। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उनका आकर्षण है, जो वो जिस तरीके से माहौल जो उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेके देश दुनिया में बन रहा है, उससे वो काफी प्रभावित दिखाई देते हैं। तो ये एक खास चीज देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया में भी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए दक्षिण कोरिया में भी गए हुए हैं। पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो पहुंचे हुए हैं। तो वहाँ पे रोड शो भी हुआ है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश से जो सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है दक्षिण कोरिया का, वो भी जग जाहिर है। अयोध्या की रहने वाली थी, अयोध्या राज परिवार से एक समय कभी उनकी जो राजघराना है वहाँ पे महारानी जो थी वो वहाँ पे गई हुई थी। काफ़ी पुरानी बात है। तो उससे एक सांस्कृतिक एक सामंजस्य बना था और उसको लेके भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। टूरिज्म है, लॉजिस्टिक है, कार्गो है, अलग अलग अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल अखंड तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।